Hello students, again welcome to my YouTube channel Biologicity. In this video, we'll discuss question number 2, 3 and 10 of ISC Biology question paper 2024. So here is question number 2. Name any two copper ion releasing IUDs. IUDs का full form है intrauterine contraceptive devices जो कि copper ions को release करते हैं. And explain any two ways by which these devices act as a contraceptive. तो two ways को explain करना है कि वो किस तरह से contraceptive devices काम करती हैं. So here एक एग्जाम्पल है उसका कॉपर 7 या फिर कॉपर टी एंड अनदर वन इज मल्टीलोड 375. ये किस तरह से काम करेगा? पहला लिखा हुआ है सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म की मूवमेंट को सप्रेस कर देगा एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को सप्रेस कर देगा या फिर इनहिबिट करेगा फर्टिलाइजेशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. अ पॉपुलेशन ऑफ 200 fruit flies is in Hardy-Weinberg equilibrium. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए और स्मॉल ए है तो Q को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, इट इज 0.4. कैलकुलेट द फॉलोइंग. तो हार्डी-विंबर इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. जो P है वो होमोजाइगस कंडीशन को शो करता है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन को शो करेगा. 2pq वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो करेगा, जीनोटाइप को शो कर रहा है, हेट्रोजाइगस. एंड क्यू स्क्वायर ये होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप को डिनोट करेगा, होमोजाइगस रेसेसिव. बहुत इजी है. टोटल जो इंडिविजुअल है वो कितने हैं? टोटल जो फ्रूट फ्लाइज हैं वो 200 है. यहाँ पे आप देखिएगा एलील ए, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी दी गई है. दैट मीन्स ए की फ्रीक्वेंसी दी गई है तो वो किसकी फ्रीक्वेंसी है? इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्यू वाले की, क्यू रेसेसिव वाले को शो कर, रेसेसिव वाले को शो करता है. और यहाँ पे ए स्मॉल लेटर से लिखा गया, दैट आपको पता होना चाहिए ये रेसेसिव है. और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.4 है. तो हमने यहाँ पे 0.4 लिख दी. जब हमें Q पता है तो हम हार्डी-विंबर इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट करके P की वैल्यू निकाल सकते हैं. P मतलब कैपिटल A, डोमिनेंट वाले को हम लोग फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं. वो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस क्यू करके. क्यों? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 का अंडर रूट एंड p प्लस क्यू 1 का अंडर रूट 1 ही होता है. तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस क्यू. सो हेयर 1 माइनस क्यू की वैल्यू गिवन है 0.4. तो एलील p की फ्रीक्वेंसी जो कि आपका डोमिनेंट एलील के डोमिनेंट एलील है कितना आ जाएगा? 0.6. सो p या फिर डोमिनेंट एलील a की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 0.6 हो गई. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या वो पूछ रहा है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, कैपिटल ए की पूछ रहा है तो यहाँ पे कितनी आ गई है? 1 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 0.6. तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर लिख लेते हैं. इट इज जस्ट अ सेकेंड. फर्स्ट का आंसर हो गया 0.6. नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नॉट ऑफ दिस, ये फर्स्ट वाले का आंसर इधर है 0.6. नेक्स्ट है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट फ्रूट फ्लाइज. होमोजाइगस डोमिनेंट फ्रूट फ्लाइज का नंबर बताना. और नंबर अगर हम डोमिनेंट वाले का बताएंगे तो मतलब कि वहां पे बात हो रही है ए या फिर हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर की. सो अब पी की फ्रीक्वेंसी जब 0.6 है तो पी स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0.6 इंटू 0.6 मतलब कि ये जीनोटाइप, पी स्क्वायर मतलब जीनोटाइप, जीनोटाइप हो जाएगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन. तो कितनी हो गई? 0.36. परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा? 36%. अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल 36% है टोटल का. तो जब टोटल कितने हैं? 200. 200 का 36%, 36 अपॉन 100. इसको कट किया, कैलकुलेट किया. 2 6 are 12, 2 3 are 6, 172. तो होमोजाइगस इंडिविजुअल 200 में से डोमिनेंट वाले 72 हैं. तो सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो 72 आ जाएगा, 72. नेक्स्ट, होमोजाइगस रेसेसिव फ्रूट फ्लाइज कितनी होंगी? होमोजाइगस रेसेसिव क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.4. होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप हो गया मतलब कि
क्यू स्क्वायर इंडिविजुअल पूछ रहे हैं ना, तो जीनोटाइप पूरा कॉम्बिनेशन होगा, तो 0.4 इंटू 0.4 जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हो गई, क्यू स्क्वायर की 0.16, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 16%। तो इंडिविजुअल कितने हो जाएंगे होमोजाइगस रेसेसिव के, इंडिविजुअल होमोजाइगस रेसेसिव के 200 का 16%, तो 200 का 16% कितना आएगा, 200 अपॉन 100 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 2 6 12, 2 1 2, 32 इंडिविजुअल्स होंगे। तो रेसेसिव वाले कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। अब कैरियर पूछा गया, कैरियर मतलब 2pq, जिसमें कि दोनों ही एलील्स हों, तो एलील जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा उसका, ये वाला। तो ये हेट्रोजाइगस के कॉम्बिनेशन कितने होंगे, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 पी की वैल्यू कितनी आई थी 0.6, क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 0.4, कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई पूरे जीनोटाइप की, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकाल देंगे 200 के में से। तो हियर 6 4 जा 24, तो 0.24, 24 इंटू 2, 2 2 जा 2 2 2 4 जा 8, 2 जा 0.48, तो कितनी हो गई आपकी 48%। 200 का 48% अब निकाल लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 200 अपॉन 100 इंटू 48, ये गया 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, तो ये कितने हो गए 96 हो गए। तो जब आप तीनों को देखिए आंसर को चेक करेंगे क्या तरीका, तीनों को प्लस करिए, आपका 200 आना चाहिए। तो 2 2 4 4 और 6 0 10, 7 प्लस 1 8 9 10 11, 11 और 9 200, 200 इंडिविजुअल आ गए, तो आपका ये पूरा कंप्लीट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सुनीता इज प्लानिंग एन एक्सपेरिमेंट टू क्लोन अ जीन इन अ वेक्टर। एक वेक्टर में उसको अपने जीन को इंट्रोड्यूस कराना है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाना है। सो ही हैज टू चूज अ गुड क्लोनिंग वेक्टर, उसको एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर को चूज करना है। विच वन ऑफ द वेक्टर शोन बिलो should she choose, justify your answer by giving two reason। देखिएगा आप तीनों ही वेक्टर में आपका एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस साइट या फिर आप बोल सकते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट किस में दी गई है, ये आपकी दी गई है वेक्टर सी में और किसी में नहीं है। तो हम इन तीनों रिकॉम्बिनेंट के केस में जो जब इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर भी कर जाएगा, तब हम इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के केस में, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या लेगजेट जीन, ब्लू व्हाइट स्क्रीन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन होना मस्ट है, जो कि आपका ए और बी वेक्टर में बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ए वाले वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, जहां से आपका रेप्लिकेशन उस वेक्टर का स्टार्ट होता है, बट बी वाले में तो है। नेक्स्ट, आरओपी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि रेप्लिकेशन के लिए, नंबर ऑफ कॉपीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सेल के अंदर। सो हम लोग इसमें बेटर जो वेक्टर है वो कौन सा है, सी है, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, आरओपी जीन है और बहुत सारी क्लोनिंग साइट है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आया है कि ये वाले वेक्टर में तो दो साइट हैं बैम H1 की, तो यहाँ पे अगर हम बैम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे तो इसकी ये दो फ्रेगमेंट पे कट हो जाएगा। तो हम इन तीनों में से बेटर वन को हमें अगर सिलेक्ट करना होगा तो हम सी वाले को ही सिलेक्ट करेंगे। और सुनीता जब अपने, क्योंकि इन दोनों में रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, और जब वो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें एंटर कराएगी तो बैम H1 वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ना यूज करके अदर एंजाइम को यूज करेगी, जिसमें कि एक सिर्फ जिसके लिए एक ही साइट हो। लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने वेक्टर सी को नहीं लिखा था अप्रोप्रिएट, तो उनका जो उन्होंने रीजन दिया था, जो रीजन लिखा था वो यही लिखा था क्योंकि यहाँ पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, इसलिए वेक्टर सी चूज नहीं करेगी सुनीता। तो ये क्वेश्चन आई थिंक 3 मार्क्स का है। हाँ, तो इसके रीजन में तो उन बच्चों को आंसर मिल गया था, बट जो पूछा गया था कौन सा वेक्टर सुटेबल होना चाहिए, कुछ जिन बच्चों ने ए और बी लिखा था वो डिडक्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग वाले को ही कंसीडर करा गया था। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही था कि एक ही साइट होनी चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप रीजन लिख के आंसर लिखोगे तो उसका मार्क्स आपको जरूर मिलेगा, बट इन तीनों में अगर सुटेबल देखा जाएगा तो वो सी वाला ही होगा। सो हियर इज द आंसर, वेक्टर सी इज गुड क्लोनिंग वेक्टर फॉर सेवरल रीजन, कोई भी दो लिख देने हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट है, और सुटेबल किस लिए और नहीं है वो रीजन भी होना चाहिए, क्योंकि एक एक रेस्ट्रिक्शन के एंजाइम के लिए एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल है।
नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इतना बड़ा नहीं लिखना है, बस आपको ये मेन मेन पॉइंट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, आरओपी जीन है जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में, और वेक्टर ए एंड बी में क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है तो हम लोग ट्रांसफॉर्म वाले को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे।